Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 16th class of CA Inter Auditing and Assurance. Hope you have completed the earlier classes and learned them. Give your reviews and ask your queries in the comment box. So, continuing with the chapter number 12, Audit of Banks, coming to page number 12.17, topic Advances. Bank first take money from the customers in form of deposits and then forward or say give this money as advance or loan to the borrowers. Okay, so lending constitutes a major activity of a bank besides the investment function. The core business of bank is accepting deposits and for onward lending. Advances generally constitute the largest item. ये सबसे बड़ा item रहता है on the asset side of the balance sheet of a bank and are major source of its income. मेजर सोर्स भी रहता है बैंक की इनकम का. अब एडवांसेस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं या क्या क्या चीज़ें आती हैं. एडवांसेस कंप्राइज ऑफ फंडेड अमाउंट्स बाय वे ऑफ टर्म लोन्स. बैंक टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता है, कैश क्रेडिट्स देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, डिमांड लोन्स देता है, बिल्स डिस्काउंट और बिल्स डिस्काउंट करके परचेज कर लेता है, बैलेंस इन डिपॉजिट्स अकाउंट, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन्स. अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है इन द बैलेंस शीट, इसको कैसे बैंक डिस्क्लोज करता है. तो ए, बी, सी और डी, C1 और C2 चार फॉर्मेट्स रहते हैं. ए के अंदर आता है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड कैश CC, OD और लोन रिपेबल ऑन डिमांड और टर्म लोन्स. बी के अंदर आता है सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, लोन्स कवर्ड बाय बैंक या गवर्नमेंट गारंटीज और फिर थर्ड में लोन्स विच आर अनसिक्योर्ड. सी के अंदर आता है एडवांसेज इंडिया, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स और अदर्स, और एडवांसेज आउटसाइड इंडिया को ड्यू फ्रॉम बैंक्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स, और उसके अंदर ही तीन पार्ट्स. तो ये आपके अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूट आपसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछ सकता है कि एडवांसेस को कैसे हम लोग डिस्क्लोज करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर. बैंक अपने बैलेंस शीट में एडवांसेस को कैसे डिस्क्लोज करता है. रिज्यूमिंग फर्दर, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस तीन तरीके से किया जा सकता है. सेक्टर वाइज करें अगर हम लोग तो प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर. सिक्योरिटी वाइज करें तो सिक्योर्ड जो हैं और जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो वाले. प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो RBI के हैं उनके हिसाब से अगर हम लोग करें तो स्टैंडर्ड कितने हैं और NPAs कितने हैं. ठीक है, इन सब के मीनिंग अपन लोग नीचे देखेंगे. स्टैंडर्ड और NPAs का प्रूडेंशियल नॉर्म्स का जो क्लासिफिकेशन है वो RBI ने कर रखा है और ये आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेज एज पर RBI प्रूडेंशियल नॉर्म्स. दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड लोन्स और NPA लोन्स. स्टैंडर्ड लोन्स क्या क्या होते हैं? स्टैंडर्ड रेगुलर लोन्स, ये तो नॉर्मल लोन्स हैं. और फिर आते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स. इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं. SMA 0, अकाउंट्स विच शो स्ट्रेस सिग्नल्स. ठीक है. SMA 1 ओवरड्यू है जिनका पैसा बिटवीन 31 to 60 डेज, और SMA 2 ओवरड्यू है जिनका पैसा बिटवीन 61 to 90 डेज. ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है. NPA लोन्स तीन तरीके के होते हैं, सबस्टैंडर्ड लोन्स, डाउटफुल लोन्स D1, D2, D3, तीन कैटेगरीज हैं, और फिर लॉस कैटेगरी वाले. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, अब नेचर ऑफ सिक्योरिटी. आपके में 18 के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है. दो तरीके की सिक्योरिटी होती है, एक प्राइमरी सिक्योरिटी, एक कोलेटरल सिक्योरिटी. प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस ऑन द वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक. अगर किसी कस्टमर ने या फिर बोरोवर ने लोन लिया है अगेंस्ट गोल्ड, तो वो गोल्ड हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी. दिस सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस. ओके. कोलेटरल सिक्योरिटी, ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? एडिशनल सिक्योरिटी, कि अगर लोन का मतलब लोन से गोल्ड से उतना अमाउंट रियलाइज नहीं हो पा रहा है बैंक का, तो बैंक कुछ किसी और चीज़ को भी कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह रख सकता है. सिक्योरिटी कैन बी इन एनी फॉर्म दैट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल. ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आप रीड कर लीजिएगा, नॉर्मल है ये. अब मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, ये आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. 5 पॉइंट्स है इसके अंदर. Depending on the nature of item concerned, creation of security may take the form of mortgage, pledge, hypothecation, assignment, set off और lien. 6 नाम दे रखे हैं. पहला पॉइंट आ रहा है मोर्टगेज. मोर्टगेज क्या होता है? इट इज़ यूजुअली अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो मोर्टगेज आर ऑफ सेवरल काइंड्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द रजिस्टर्ड मोर्टगेज और इक्विटेबल मोर्टगेज. ठीक है. अब अपन लोग अगर अपने घर को गिरवी रखकर कोई लोन लेते हैं तो उसको मोर्टगेज लोन कहा जाता है, जैसे हाउस लोन हो गया अपना. अब रजिस्टर्ड मोर्टगेज क्या होता है? रजिस्टर्ड मोर्टगेज कैन बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मोर्टगेज डीड. जो बोरोवर रहता है वो बैंक के फेवर में एक मोर्टगेज डीड साइन करके दे देता है मोर्टगेजर को. ठीक है. इट रजिस्टर्स द प्रॉपर्टी टू द मोर्टगेजी एज अ सिक्योरिटी. जो मोर्टगेजर है वो अपनी मोर्टगेज डीड बनाकर मोर्टगेजी फॉर एग्जांपल बैंक को सिक्योरिटी की तरह दे देता है. इक्विटेबल मोर्टगेज क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इज इफेक्टेड बाय अ मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल विद इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी देयर ऑफ. जो बोरोवर रहता है वो अपना जो उसके हाथ में टाइटल डीड्स रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने घर के कागज़, वो बैंक को डिलीवरी दे देता है उनकी, और उसको इक्विटेबल मोर्टगेज कहा जाता है. नेक्स्ट है अपना प्लेज.
प्लेज क्या होता है, इसको नीचे से देखते हैं। प्लेज इज यूज व्हेन लेंडर मतलब प्लेजी टेक्स एक्चुअल पोजेशन ऑफ असेट्स। जो वो लेंडर जो अब जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो एक्चुअल पोजेशन ले ही नहीं सकता है, यहाँ पर जो प्लेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनएससी या फिर वो किसान विकास पत्र और या फिर गुड्स होते हैं, तो बैंक इनका एक्चुअल पोजीशन ले लेता है। सच सिक्योरिटीज़ और गुड्स आर मूवेबल सिक्योरिटीज़। अ प्लेज दस इन्वॉल्व्स बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लैंडिंग बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज देयर ऑन एज सिक्योरिटी फॉर एडवांस। लीगल ओनरशिप किसकी रहती है, ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द प्लेजर। जो जिसके ओरिजिनल गुड्स है उन्हीं के पास उसी के पास उसकी लीगल ओनरशिप रहती है, वाइल द लैंडिंग बैंकर गेट्स सर्टेन डिफाइंड इंटरेस्ट in the goods. The pledge of goods constitute a specific or fixed charge. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल असेट्स। ये प्लेज की तरह मूवेबल असेट्स पे होता है, बट हेयर पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी रिमेन्स विद द बोरोवर इटसेल्फ। यहाँ पर भी पोजेशन ऑफ प्लेज के अंदर तो अपन लोग सिक्योरिटी की पोजेशन बैंक को दे देते हैं, लेकिन नाम अपना ही रहता है उसके अंदर। अब यहाँ पर अपन लोग पोजेशन भी बैंक को नहीं देते हैं, पोजेशन भी अपने पास ही रहती है, बोरोवर के पास ही। Hypothecation. Hypothecation is creation of an equitable charge, that is a charge created not by an express enactment but by equity and reasons, which is created in favor of the lending bank by execution of hypothecation agreement. Hypothecation agreement हम लोग execute कर लेता है borrower बैंक के favor के अंदर in respect of the movable securities belonging to the borrower. Neither ownership nor possession is transferred to the bank. However, the borrower holds the physical possession of the goods as an agent या trustee of the bank. जो बोरोवर रहता है वो उन गुड्स की पोजीशन कैसे रख के रखता है, सिर्फ एज एन एजेंट या फिर ट्रस्टी ऑफ द बैंक। द बोरोवर पीरियडिकली सबमिट्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वांटिटी कि उसने उसने जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर लोन लिया है, फॉर एग्जांपल गुड्स पर, उनकी अब क्वांटिटी कितनी है, वो बोरोवर बार बार उनका पीरियडिकल स्टेटमेंट देता रहता है, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली। एंड वैल्यू ऑफ द हाइपोथिकेटेड असेट्स, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स की और डेटर्स की अब वैल्यू कितनी है, टू द लैंडिंग बैंकर ऑन द बेसिस ऑफ विच द ड्रॉइंग पावर ऑफ द बैंक बोरोवर इज फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट, राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। हम लोग हमारा एक राइट दूसरे पर्सन के फेवर में उसको असाइन कर रहे हैं। ओनली एक्शनेबल क्लेम्स सच एज बुक डेप्ट्स and life insurance policies are accepted by banks as security by way of assignments. An assignment gives the assignee absolute right over the monies या debts assigned to him. ठीक है, बैंक के पास उसका एब्सोल्यूट राइट आ जाता है मनी या डेब्ट्स का जो उसके फेवर में असाइन हुए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ। सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अदर अकाउंट ऑफ द बैंक। एक बोरोवर ने दो अकाउंट खोल रखे हैं अगर किसी बैंक के अंदर, एक तो सेविंग बैंक अकाउंट खोल रखा है और एक लोन अकाउंट खोल रखा है, तो जो बैंक है उसके पास ये पावर है, स्टैट्यूटरी राइट है कि वो लोन अकाउंट से उस सेविंग बैंक अकाउंट के अमाउंट को सेट ऑफ कर सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ इनेबल्स अ बैंक टू कंबाइन टू अकाउंट्स, that is deposit account and a loan account of the same person provided both the accounts are in the same name and same right। कोई इनमें से जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सेम नेम में होना चाहिए और सेम राइट होना चाहिए। दैट इज कैपेसिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर इन बोथ द अकाउंट शुड बी सेम। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ अ बैंक आर ट्रीटेड एज वन सिंगल एंटिटी। जो सारी ब्रांचेज रहती हैं उन सबको एक ही एंटिटी माना जाता है। फॉर एग्जांपल एक दिल्ली के अंदर उसका अकाउंट है एक बोरोवर का और एक उसका जयपुर के अंदर बैंक अकाउंट है, तो दोनों को सिंगल एंटिटी का माना जाएगा और बैंक के पास राइट है कि वो उन दोनों को सेट ऑफ कर सके। राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम बार्ड डेब्ट्स ऑल्सो। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम बार्ड डेब्ट्स के केस में भी हम लोग राइट ऑफ सेट ऑफ लगा सकता है बैंक के पास पावर रहती है। Lien. Lien is a creation of legal charge with consent of the owner, which gives lender a legal right to seize or dispose and liquidate the assets under lien. जो lien होता है उसके अंदर लीगल चार्ज विद कंसेंट ऑफ द ओनर हम लोग क्रिएट कर देते हैं, जो कि लेंडर को एक राइट दे देता है टू सीज द प्रॉपर्टी या फिर डिस्पोज या लिक्विडेट, मतलब उसको बेचने का उसके पास हक आ जाता है। ठीक है, अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, ये भी आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल मतलब इसको शॉर्ट में IRAC बोल सकते हैं, एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेज। इन सब के शॉर्ट नोट आपके टाइम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, व्हेन इट सीजेस एन असेट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग असेट। असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट तब बन जाएगी व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे। NPA क्या होता है, इज़ अ लोन या फिर एडवांस। बैंक ने अपने बोरोवर को लोन दे रखा था, उसकी बैंक के असेट में आ रहा था, वेयर इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, या तो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। अगर टर्म लोन बैंक ने इशू करा था तो वो 90 डेज से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू हो चुका है।
ठीक है। ओवरड्यू का मतलब अभी अपन लोग नीचे देख लेंगे, मतलब अनपेड होता है शॉर्ट में। अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। ऊपर टर्म लोन के लिए हमने पढ़ा था ओवरड्यू, अब यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है फॉर इन केस रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश ऑर्डर, कैश क्रेडिट या फिर ओडी या फिर सीसी बोल सकते हैं। बिल्स रिमेन, जो बिल्स परचेज किए जाते हैं, बिल्स रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। अब आउट ऑफ ऑर्डर ये जो अपन ने पढ़ा ऊपर वर्ड, इसका मतलब क्या होता है और ओवरड्यू का मतलब क्या होता है ये देख रहे हैं अपन लोग। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर। बैंक ने उसको लिमिट दी थी बोरोवर को कि आप 10 लाख तक का इसमें से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट से आप लोग 10 लाख तक का बैलेंस निकाल सकते हो, लेकिन बोरोवर ने उसमें से 11 लाख का निकाल लिया। तो क्या हुआ, इफ़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शनड लिमिट या फिर ड्राइंग पावर, तो 11 लाख का अगर वो कंटिन्यूसली रह रहा है तो फिर हम लोग उस अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर बोल देंगे। इन केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है उसके अंदर वो कम है सैंक्शन लिमिट से, बट देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन उसके अंदर कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है, मतलब जो बोरोवर है उसके अंदर कोई पैसा डाल नहीं रहा है लोन अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। या फिर क्रेडिट्स तो आ रही हैं लेकिन वो क्रेडिट्स इतनी भी नहीं आ पा रही है कि हम लोग उसका जो बैंक है उसका इंटरेस्ट को रिकवर कर सके। दीज अकाउंट्स शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। Next point is overdue. Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank. बैंक ने अगर फिक्स करी थी डेट कि 15 अप्रैल तक ये अमाउंट पे हो जाना चाहिए, लेकिन वो 15 अप्रैल तक अगर वो पे नहीं हो पाता है बिल, तो उसको हम लोग ओवरड्यू अकाउंट बोल देंगे, ओवरड्यू फैसिलिटी बोल देंगे। अब कैटेगरीज ऑफ एनपीए और प्रोविजन, उनके ऊपर हमारे को कितना कितना रिक्वायर्ड है, ये आपके नवंबर 19 में अटैम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है, इसको जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। सबस्टैंडर्ड असेट्स पर वुड बी वन, सबस्टैंडर्ड असेट्स वो होती हैं विच हैज़ रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। वो असेट एनपीए रह चुकी है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, उसके ऊपर अपन को 15% का प्रोविजन बना के रखना रहता है। डाउटफुल असेट्स, जब ये डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल 1 से 3 ईयर्स और फिर डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स, इनके लिए अगर वो सिक्योर्ड है लोन्स तो उसके ऊपर इतने रेट से बनेंगे प्रोविजंस, और अगर अनसिक्योर्ड है तब तो 100% से बनेंगे। और अगर लॉस असेट्स हैं, वुड बी वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम ने, बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ और ऑफ होली, उस अमाउंट को अपन ने बैंक ने राइट ऑफ नहीं कराया तो उसके लिए अपन लोग प्रोविजन बना के रखेंगे फुल 100% का। क्लासिफिकेशन एज एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जब हम लोग एनपीए को वो करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो ये हम लोग रिकवरी के बेसिस पे करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ बोरोवर या गारंटर और इज़ नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पर्पज ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस एज एनपीए और अदरवाइज। अगर बोरोवर के अपन ने सिक्योरिटी तो ले रखी 1 करोड़ की और उसने लोन ले रखा था 10 लाख का ही, लेकिन वो उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है उस 10 लाख की भी, तो हम लोग उसको एनपीए क्लासीफाई कर देंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास इसकी 1 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पड़ी हुई है या फिर उस यानी कि नेटवर्थ 1 करोड़ की है, ठीक है, हम लोग उसको डायरेक्टली एनपीए क्लासीफाई कर देंगे। असेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असेट क्लासिफिकेशन रहता है वो बोरोवर वाइज रहता है, फैसिलिटी वाइज नहीं रहता है, ठीक है। ऑल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ वुड बी ट्रीटेड एज एनपीए। एक बोरोवर ने अगर एक बैंक ने 10 तरीके के फैसिलिटीज़ से खुलवा रखा है लोन, तो वो 10 की 10 अगर एक भी एनपीए होती है तो वो 10 की 10 को हम लोग एनपीए क्लासीफाई कर देंगे। फैसिलिटी वाइज नहीं चलेंगे हम लोग इसके अंदर कि सिर्फ एक ही लोन वो हुआ है, बाकी 9 तो अभी सेफ़ हैं, ठीक है। बोरोवर वाइज हम लोग उसको पूरे क्लासीफाई कर देंगे असेट को एनपीए। अगला पॉइंट, accounts regularized near the balance sheet date. The asset classification of borrower accounts where a solitary or a few credits are recorded before the balance sheet should be handled with care and without scope for subjectivity. अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरे साल भर तो वो एनपीए था, लास्ट में आकर मार्च एंडिंग के आसपास आकर उसमें कुछ क्रेडिट्स आ रही है, कुछ पैसे आ रहे हैं, तो हम लोग उसको बहुत ढंग से चेक करेंगे और उसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं लगाएंगे कि हाँ अब ये सही हो चुका होगा लोन। वेयर द अकाउंट इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल, अगर उस अकाउंट के अंदर कुछ इनहेरेंट वीकनेस लग रही है, उस प्रोपराइटर का या जिसका भी वो लोन है कंपनी का, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अकाउंट को हमारे को डीम कर लेना चाहिए एज एनपीए। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड जो एडवांसेस रहते हैं, जिन एडवांसेस के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड या फिर रेप्यूडिएटेड वुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड असेट्स। जहाँ पर वो गारंटी रेप्यूडिएट नहीं हुई है या इन्वोक नहीं हुई है, हम लोग उन अकाउंट्स को स्टैंडर्ड असेट बोलेंगे, बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पज। लेकिन उनकी जब हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे और
और तो उनको हम एनपीए रिकॉग्नाइज कर देंगे अगर उनसे पैसा नहीं आ रहा है तो। स्टैंडर्ड एसेट के हिसाब से हम लोग प्रोविजनिंग तो उनके हिसाब से करेंगे, लेकिन हम लोग उनको रिकॉर्ड एनपीए की तरह कर देंगे और उनकी इनकम भी हम लोग रिकॉर्ड एनपीए की तरह करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब 4-5 बैंक मिलकर लोन दे रहे हैं आपको। कंसोर्टियम एडवांसेस शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एडवांसेस वेयर द रेमिटेंसेस बाय द बोरोवर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग एग्रीमेंट्स आर पूल्ड विद वन बैंक। एक ही बैंक के अंदर वो जाके मर्ज हो रही हैं जो उसके रेमिटेंसेस जो बोरोवर दे रहा है, और वेयर द बैंक रिसीव्स रेमिटेंसेस इज नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ अदर मेंबर्स बैंक्स। जो बैंक रिसीविंग बैंक है वो जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो दूसरे बैंक्स को शेयर नहीं कर रहा है, तो अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस्ड इन द बुक्स ऑफ अदर मेंबर बैंक्स एंड देयरफॉर एन एनपीए। तो वो जो बचे हुए बैंक्स हैं जिनके पास एडवांसेस रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं वो उस एडवांस को एनपीए उनको क्लासीफाई कर लेना चाहिए। द बैंक्स पार्टिसिपेटिंग इन द कंसोर्टियम देयरफॉर नीड टू अरेंज टू गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीड बैंक। तो जो बैंक्स ने कंसोर्टियम करा है वो लीड बैंक से बोलेंगे कि तुम लोग हमारा वाला जो पोर्शन है उसका जितना जितना रिकवर होते जा रहा है वो हमारे को देते जाओ, ताकि हम लोग उस अकाउंट को एनपीए नहीं क्लासीफाई करें। टू एंड और टू गेट एन एक्सप्रेस कॉन्सेंट फ्रॉम द लीड बैंक for the transfer of the share of recovery to ensure proper asset classification in their respective books. नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ कैश क्रेडिट डिपॉजिट। द लीड बैंक जो मेन कंसोर्टियम बैंक वाला रहता है वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द डीपी पावर drawing power of the borrower and allocate the same to the member banks in certain special circumstances at the request of the borrower। लीड बैंक जो होता है borrower के रिक्वेस्ट पर may allot a higher or lower share of drawing power। अगर वो borrower चाहे कि मेरे को एसबीआई से 15 या 20% तक का लोन का एक्सपोजर रखना है तो लीड बैंक उसको ऐसा अलाउ कर सकता है, ठीक है, एज अगेंस्ट देयर शेयर ऑफ एडवांसेस। द प्रोफॉर्मा डीपी एलोकेशन लेटर इज प्रेजेंटेड हेयर अंडर फॉर रेफरेंस। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, प्रोफॉर्मा इन्होंने दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब नवंबर 18 में आपके क्वेश्चन आ चुका है, अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या फिर फ्रॉड हुआ है कमिटेड बाय द बोरोवर। बोरोवर ने बैंक को सिक्योरिटी दी थी लेकिन उसकी वैल्यू में इरोजन हो चुका है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। नॉट प्रूडेंट टू फॉलो स्टेजेस फॉर एसेट क्लासिफिकेशन। तो इन केसेस में जो एसेट क्लासिफिकेशन की स्टेजेस रहती है उनको फॉलो करना वो नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एनपीए उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल या फिर लॉस एसेट एज अप्रोप्रिएट। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रेकन्ड एज सिग्निफिकेंट व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। बैंक ने जब लोन दिया था तब उस सिक्योरिटी की वैल्यू थी 1 करोड़, लेकिन अब उसकी वैल्यू 50% से कम, मतलब 50 लाख से कम आ चुकी है, और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन। आरबीआई एनुअल इंस्पेक्शन करता है तो आरबीआई ने उसकी वैल्यू को डिक्रीज एक्सेप्ट कर लिया है। एज द केस में भी सच एनपीएस में भी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड अंडर डाउटफुल कैटेगरी एंड प्रोविजनिंग शुड बी मेड एज अप्रोप्रिएट टू द डाउटफुल एसेट्स। तो वो 1 साल 3 साल वाली जो डाउटफुल कैटेगरी है उसके हिसाब से हम लोग इसकी प्रोविजनिंग करेंगे। इफ रियलाइजेबल, सेकंड पॉइंट है इसका, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक अप्रूव्ड बैंक या फिर अप्रूव्ड वैल्यूअर या फिर आरबीआई इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोवेल अकाउंट्स। उस जने का 1 करोड़ का तो लोन है लेकिन जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है सिक्योरिटी की वो सिर्फ 8-9 लाख ही रह गई है, मतलब 10% से कम आ चुकी है उसके टोटल लोन अमाउंट से। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड एंड असेट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्लासिफाई कर सकते हैं लॉस एसेट। इट में बी ईदर रिटर्न ऑफ और फुली प्रोवाइडेड फॉर द बैंक। फुली प्रोवाइडेड फॉर मतलब उसका हम लोग फुली प्रोविजन बना देंगे। एडवांसेज अगेंस्ट सम डिपॉजिट्स, एनएससी या फिर केवीपी, किसान विकास पत्र। एडवांसेज हम लोग दे सकते हैं, प्रॉपर एडिकेट मार्जिन अगर अवेलेबल हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में हम लोग दे सकते हैं। अब एग्रीकल्चरल एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़, मास्टर सर्कुलर आरबीआई ने इशू कर रखा है, डील्स एलैबोरेटली विद द क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन इशूज विद ड्यू टू इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। बैंक्स में डिसाइड ऑन देयर ओन रिलीफ मेजर्स, विजुअली कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म। अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ से कोई एग्रीकल्चरल एडवांस अफेक्ट हो रहा है तो बैंक उसको खुद को या तो बैंक उस लोन को शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन को टर्म लोन में बदल सकता है या फिर उसका रीशेड्यूलमेंट कर सकता है रीपेमेंट पीरियड का। एंड सैंक्शनिंग ऑफ फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन उसको दे सकता है सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस कंटेन्ड इन आरबीआई लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। इन सच केसेस द एनपीए क्लासिफिकेशन वुड बी गवर्न्ड बाय सच रीशेड्यूल्ड टर्म्स। ठीक है, अब ये एडवांसेस टू स्टाफ हम लोग अगली क्लास से करेंगे। अब ज़्यादा चैप्टर बचने रहा है, कंप्लीट हो जाएगा अपना टाइम पर। Friends, hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos.